students to another of our video lectures in this series, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. In this video, we will be doing a critical analysis of the whole novel. So let's get started right away. If we see this novel is symmetrically constructed around three undramatic climaxes, which are the crises of Stephen's youth. First two chapters trace the awakening of religious doubts and sexual instincts, leading up to Stephen's carnal sin at the age of 16. The central portion, consisting of the next two chapters, continues the cycle of sin and repentance to the moment of Stephen's private apocalypse. जो पहले दो चैप्टर्स हैं उसमें उसे धर्म के प्रति थोड़ी शंका होती है, सवाल होते हैं और वो 16 साल की उम्र में भी उसका पहला सेक्सुअल एनकाउंटर होता है। उसके अगले जो दो चैप्टर्स हैं इस नॉवल के, उसमें भी ये सिन और रिपेंटेंस मीन्स किसी भी बात का अफसोस होना, ये चलता रहता है स्टीफन की जिंदगी में और उसके दिमाग में। एक्सटर्नल सेटिंग अगर हम देखें तो उसके एजुकेशन की एक्सटर्नल सेटिंग जो आर्टिस्ट की उसके अंदर का आर्टिस्ट है, फर्स्ट चैप्टर में तो है क्लॉन्गोवर्स वुड कॉलेज, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में बेल्वेडियर कॉलेज है। जो लास्ट चैप्टर है वो उसकी थ्योरीज डेवलप करता है, जैसे जो स्टीफन अपने मन में थ्योरीज डेवलप करता है वो बताता है। और ये लास्ट चैप्टर है जिसमें प्रोजेक्ट होता है स्टीफन के स्टूडेंट डेज जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में है और कैसे बीतते हैं कि वो उस मोड़ पे आ जाता है जब वो खुद को ही देश निकाला दे देता है, अपने देश से चला जाता है। As the book progresses, it becomes less sensitive to outside impressions and more intent upon speculation of its own. मतलब कि जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो बाहरी जो कारण होते हैं जिससे कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ईजिली उसमें प्रभाव पड़ता है, वो सेंसिटिव कहलाता है। तो बाहरी कारणों से कम सेंसिटिव होता है और उसके अंदर का जो द्वंद है, दिमाग में जो चल रहा है, स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। Friends serve mainly as interlocutors to draw Stephen out upon various themes. अच्छा, अब इसमें ये बताते हैं आगे कि भाई जो दोस्त हैं उसके, वो वो वे व्यक्ति हैं जो जिनसे एक संवाद के जरिए स्टीफन के बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है। जो थीम्स हैं इस नॉवल की वो निकल के उभर के आती हैं जब स्टीफन का संवाद होता है उसके दोस्तों के साथ। फिर हम देखते हैं एपिफनी को लेकर। एपिफनी जो कि जिसे हम कहते हैं अवेकनिंग ऑफ द बॉडी, लिटरेरी वोकेशन, फेयरवेल टू आयरलैंड, किसी भी चीज का एहसास होना, एक हम अनजान थे, अंधकार में थे और अचानक से हमें एहसास हुआ उस सच का, उसे एपिफनी कहेंगे। और हर वो एपिफनी उसे और अकेला कर देती है पिछली वाली एपिफनी के मुकाबले। जैसे कि अवेकनिंग ऑफ द बॉडी, वो जब उसे एहसास होता है कि उसका शरीर क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है शरीर की, एक ये एपिफनी है। दूसरी है लिटरेरी वोकेशन, मतलब उसे ये इंटरेस्ट जाग जाता है लिटरेचर के प्रति, साहित्य के प्रति। और तीसरी है फेयरवेल टू आयरलैंड, वो अपने देश को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। इस तीनों जो ये एपिफनी है इससे वो और अकेला हो जाता है। The first chapter consists of four parts connected by idea and theme but separated by gaps without transitions. तो पहला चैप्टर जो है उसमें चार भाग हैं। उन चार भाग का कनेक्शन क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं, विचार से, आइडिया से और थीम से, और उसमें क्या किसके बारे में है ये थीम। मगर उनमें जो अलग हैं, सेपरेशन है, मतलब कि उन्हें अलग अलग जो डिवाइड किया गया है वो
कोई ऐसा एक सूत्र नहीं है कि ये ट्रांजिशन चल रहा है। उन्हें बस एक गैप, एक डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑफ दीज पार्ट्स इज स्टीफन्स इन्फेंसी। जब वो एक छोटा सा बच्चा था, जो पहला है पार्ट, वो सबसे पहला और सबसे छोटा पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि स्टीफन के बेबीहुड, बिल्कुल छोटा बच्चा था तब का है। Suddenly skipping the years we find Stephen at school, on playground, in classroom, dormitory and infirmary. फिर अचानक से काफी साल बाद एकदम से हम देखते हैं कि स्टीफन अब स्कूल में है। फिर वो स्कूल के प्ले ग्राउंड में है, मैदान में है, खेल मैदान में, क्लासरूम में है, डॉर्मेट्री में है। डॉर्मेट्री मतलब जहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ सोते हैं, उनके कबर्ड्स होते हैं। और फिर इन्फर्मरी, इन्फर्मरी होता है मेडिकल रूम, जहाँ पे अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर वो वहाँ रहता है। द थर्ड पार्ट फाइंड्स हिम बैक एट होम फॉर द क्रिसमस डिनर। जो तीसरा पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि जो स्टीफन है वो वापस घर आया हुआ है क्रिसमस डिनर के लिए। क्रिसमस जो क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा त्योहार है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, इसको माना जाता है। और इस दिन का जो डिनर है, क्रिसमस डिनर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में, बहुत बड़ा त्योहार है। फिर हम बाद में देखते हैं कि दोबारा से वो प्लेग्राउंड में है, खेल के मैदान में है। और फिर वो रेक्टर जो है, उनके जो स्कूल का हेड है, उसके पास वो जाता है एक शिकायत लेकर। ये जो गैप्स है, द गैप्स आर सिमिलर टू फ्लैशबैक इन मूवीज एंड व्हाट मे टेक्निकली बी कॉल्ड मोन्टाज। तो ये जो गैप है, ये ऐसे गैप हैं जैसे कि हम मूवीज में कई बार देखते हैं, फ्लैशबैक होता है जिसमें कि कोई भी किरदार होता है, पिक्चरों में हम देखते हैं, तो वो अपनी यादों में खो जाता है। और यादों में खो जाता है तो फिर वापस से वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। पिक्चरों में भी ऐसा होता है। इसको हम इसका टेक्निकल शब्द है मोन्टाज, तो ये मोन्टाज कहलाएगा। द juxtaposition of home and school, alike in some respects, different from others, is the principal montage in the first chapter. तो पहले चैप्टर में सबसे अहम और मेजर, सबसे मुख्य मोन्टाज जो है वो ये है कि घर और स्कूल के बीच में दृश्य बदलता रहता है। कुछ में वो सेम है और कईयों में वो अलग है। Joyce discards transition, supporting explanations as well as padding. मतलब कि वो एकदम से ऐसा नहीं है कि जैसे एक सीन चेंज हुआ, दूसरा सीन आया, तीसरा आया, तो वो ये सब नहीं करता है। वो सीधा जैसे कि फ्लैशबैक गया, याद में गया, फिर याद से वापस आ गया, फिर थोड़ा सा आगे कुछ चीजें दिखाई, वाक्य दिखाया, फिर हो सकता है कोई और याद आ गई। तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर में चलते हैं ये जो राइटर है, जॉयस। Joyce concentrates on moments of intensity and puts them suggestively together, letting the reader detect the radiance as best as he can. तो जेम्स जॉयस जो है, उन्होंने किस बात पे ज़्यादा फोकस किया है? उन्होंने फोकस किया है जो वो पल हैं, बड़े इंटेंस, मतलब कि काफ़ी इमोशनल जो पल हैं, उन पे फोकस किया है। और उसमें बस एक सजेस्टिवली उनको साथ रखा है, मतलब कि बस इशारा है। उनकी कोशिश है कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है ये कहानी, वो अपने आप इस चीज की तीव्रता को समझे, उस भाव की तीव्रता को समझे जैसा वो खुद समझ सकता है। The first part of the opening chapter is a selection from the memorable experience of infancy. ये सही है कि जो पहला पार्ट है पहले चैप्टर का, वो एक बचपन भी नहीं, जब बेबी होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसकी यादों में से उठाया हुआ है, उसके तजुर्बे को। Each experience centering upon one or more of the five senses, मतलब कि उसके जो पांचों सेंसेस हैं उस पे बेस्ड है ये एक्सपीरियंस। सजेस्ट अ डायरेक्शन ऑफ स्टीफन्स फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब एक आर्टिस्ट है, वो अपनी सेंसेस से ही
परसीव करता है, एक जो भी परसीव करता है और फिर उसे ही अपने इमेजिनेशन को यूज करके वो बाद में एक क्रिएट करता है. The second part showing Stephen at school is an intricate pattern of actual experience, memory and thought. तो जो दूसरा भाग है उसमें हम देखते हैं कि स्टीफन स्कूल में है और उसमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी पेचीदा सा पैटर्न है, एक डिजाइन है जिसमें कि उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस भी हैं, उसकी यादें भी हैं और उसके विचार भी हैं, इन सब का मिश्रण है. The opening scene here begins with Stephen on the playground, bodily there, but hardly there at all. He attends to memories of father and mother, the square ditch and mother again. तो जो ओपनिंग सीन है यहाँ पे वो शुरू होता है स्टीफन जब प्लेग्राउंड में है. शारीरिक तौर पे तो वो है लेकिन फिर भी वो होकर भी नहीं है क्योंकि उसकी यादों में उसके मम्मी पापा हैं और उसकी मदर है बार बार आ रही है और स्क्वायर डिच ये वो कीचड़ है जिसमें उसे धक्का दिया गया था. After a momentary return to the playground, his mind wanders by way of words like belt and suck to the drain at Wicklow Hotel and lavatory at school. उसके बाद में थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग फिर से खेल के मैदान पे आ जाता है लेकिन फिर उसका दिमाग इधर उधर भटकता है और उसे कुछ शब्द हैं जो कि उसकी यादों में कुछ और चीज ले आते हैं, जैसे कि एक शब्द है बेल्ट, दूसरा है सक. तो इनसे उसे याद आता है कैसे वो होटल में था, विक्लो होटल में था, वहां पे उसे वॉश बेसिन में कैसे वो पानी जैसे जाता है, कैसे उसे वो सक वाली आवाज आती है और स्कूल का भी उसे ध्यान आता है वहां पे भी कैसे आती है. This cross section of a mind combining sensation, memory and thought anticipates the stream of consciousness technique that was perfected by Joyce and Ulysses. तो ये जो दिमाग का एक मोड़ है जिसमें काफी सारे रास्ते, एक चौराहा है जिसमें सेंसेशन, मेमोरी, यादें एंड थॉट, विचार, ये तीनों इकट्ठे हो रहे हैं और अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं. यही है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम एक नदी, कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के विचार, यादें, फीलिंग्स, वो सब. ये जो टेक्निक है इसी को जॉयस ने आगे चल के अपने यूलिसिस वाली नॉवल में बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था. The rest of the first chapter is of similar pattern, passing readily from outer life to inner and from the present to the past. बाकी का जो पहला चैप्टर है वो एक तरह का सिमिलर पैटर्न है, बाहरी दुनिया से अंदर की तरफ और प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाता हुआ. However, disassociated in appearance, they may seem to be. The materials are firmly arranged and linked by many devices. चाहे वो देखने में कितने ही टूटे हुए हों, कोई भी कनेक्शन नहीं है ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें कोई ना कोई ऐसे डिवाइसेस से जुड़ी हुई हैं. In the most economical way and with the greatest intensity, everything is designed to reveal Stephen. मतलब कि कम से कम शब्दों में और बहुत सारे इमोशन के साथ में स्टीफन डेडलस का जो कैरेक्टर है उसे उभारने की कोशिश है ये. The second chapter of the novel describes Stephen's adolescence from the earliest stirrings of sexuality to his first experience with a prostitute. Additionally, his growing alienation from his family, especially his father, is also portrayed in this chapter. तो जो दूसरा चैप्टर है नॉवल का उसमें दिखाया जाता है कि स्टीफन एडोलेसेंस से कैसे अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उसका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का होता है विद अ प्रोस्टिट्यूट होता है, उसके अलावा ये भी दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने परिवार से दूर होता जा रहा है, स्पेशली अपने फादर से. स्टीफन इज बिगनिंग टू अप्रिशिएट ब्यूटी बट एज समथिंग इलिसिट एंड मिस्टीरियस. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्टीफन जो है अब धीरे धीरे सुंदरता को अप्रिशिएट करता है, सराहता है,
but as something illicit. लेकिन उसके अकॉर्डिंग सुंदरता जो है वो एक गलत चीज है, एक पहेली है, something apart from the common walks of life. मतलब कि ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, सुंदरता एक बहुत अलग चीज है. Literature has begun to color his experience and to stimulate his mind and his senses. जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो भी उसके जो एक्सपीरियंस है उसको रंगीन बनाता जाता है, उसके दिमाग में हलचल कर देता है और उसे सोचने को मजबूर कर देता है, उसे उसके सेंसेस को भी एक्टिवेट कर देता है. His untimely enthusiasm for Lord Byron, a heretic and immoral too, provokes a beating at the hands of his classmate. अच्छा, इसके अलावा लॉर्ड बायरन रोमांटिक पोएट जो थे, उस उसके प्रति भी स्टीफन की जो एक उत्सुकता है, एक खुशी है, वो एक ऐसा लगता है जैसे कि सही नहीं है, एक गलत टाइम पे उसका ये उत्सुकता है. लॉर्ड बायरन के लिए कहा गया है इस नॉवल में हेरेटिक थे और इमोरल थे. एक तो उनका जो आचरण था वो ठीक नहीं था, मॉरल्स उनके वीक थे, उनके मूल्य गलत थे, और हेरेटिक थे. हेरेटिक शब्द यूज किया जाता है उसके लिए जो अधर्मी होता है. और जब स्टीफन कहते हैं कि लॉर्ड बायरन उनके फेवरेट हैं, तो उस तो उसके जो दो क्लासमेट्स हैं, उसका क्लासमेट और उसके जो दो दोस्त हैं, वो दोनों उसकी पिटाई भी कर देते हैं ऐसे ही खेल खेल में. नाउ इन jest and again in earnest he is forced to repeat the confiteor. तो पहले तो एक मजाक मजाक में और फिर वाकई में उसे मजबूर किया जाता है कन्फेस करने को. कॉन्फिट्योर मतलब कन्फेस करने को, कबूल करने को, कि वो हमने डिस्कस किया समरी में वो क्या कबूल करता है, काफ़ी चीज़ें, तो आप मेरे डिटेल वीडियो को इस बारे में देख लेना. One of his essays had provoked the taunt of heresy from his English teacher, and he takes melancholy comfort in the self-conscious part of the Byronic hero. तो ये बात कैसे निकल के आई? एक्चुअली उसने एक ऐसे लिखा था, और उसके जो इंग्लिश टीचर थे जब वो चेक कर रहे थे वो ऐसे, तो वो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और टीचर को लगा कि जेम्स जॉयस खुद धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और उन्होंने जेम्स जॉयस ने अपने टीचर को समझाया और फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी. लेकिन बायरोनिक हीरो जो है उसमें ये काफी सुकून पाते हैं जेम्स जॉयस. He will not agree that Lord Tennyson is a poet, though he agrees that Newman has the best prose style. उसके अलावा स्टीफन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लॉर्ड टेनिसन जो है वो एक पोएट है, हालांकि वो ये मानते हैं कि न्यूमन जो है उसकी प्रोज स्टाइल सबसे बेहतरीन है, बेस्ट. One of the most important themes of the second chapter is Stephen's adolescent romanticism, especially an idealization of sexuality and the shattering upsurge of a raw and brutal sexual appetite. तो इस सेकेंड चैप्टर का एक बहुत ज़रूरी थीम ये है स्टीफन का एडोलेसेंट रोमांटिसिज्म. मतलब कि वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं. जब वो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर डुमास की फेमस नॉवल, और उसमें एक किरदार होता है एक लड़की का, मर्सिडीज के नाम का, और वो इमेजिन करते हैं कि काश मुझे इस तरह की लड़की रियल लाइफ में मिल जाए, हो सकता है कहीं मिले. वो जगह जगह जहाँ भी घूमते हैं इसी तरह की लड़की को ढूंढते फिरते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर कोई मर्सिडीज जैसी लड़की है और वो ईलीन जैसी भी है तो वो उससे मिलना चाहते हैं. तो उनके दिमाग में ये जो इमेज है, एक रोमांटिक इमेज है, ये इनकी उम्र ही ऐसी है, एक एडोलेसेंट है, तो उस उम्र में उनकी ऐसी इमेज दिमाग में है जिसे वो ढूंढते रहते हैं. तो ये एक आइडियलाइजेशन है सेक्सुअलिटी का. और उसके अलावा कैसे उनकी जो सेक्सुअल एपिटाइट है उसको वो कैसे मीट करते हैं, उसको कैसे पूरा करते हैं. द थर्ड चैप्टर इज डिवोटेड टू स्टीफन्स रिमोर्स. It contains a formidable and lengthy sermon on hell. The eloquent Jesuit preacher takes his object lesson of the sin of Lucifer, pride of the intellect, his great refusal and his terrible fall. जो तीसरा चैप्टर है वो डिवोटेड है, वो किसके बारे में, स्टीफन की
पश्चाताप की भावना की प्रति को डिवोटेड है। इसमें नरक का, हेल का एक बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, काफी लंबा सा। और ये दिया गया है एक जीजुअट प्रीचर ने, एक जो इनके टीचर्स थे जीजुअट, काफी कट्टर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले प्रीस्ट, और एक तरह का आप कह लो एक प्रीस्ट आर्मी कह सकते हो आप। इसकी काफी हिस्ट्री है, आप इस बारे में ढूंढ सकते हो। तो ये जो प्रीचर आते हैं और ये डिटेल में बात करते हैं किसके बारे में, लूसीफर। लूसीफर शैतान का नाम है, और कैसे उसने जो पाप किया, प्राइड ऑफ द इंटेलेक्ट, मतलब इतना विद्वान था लेकिन उसका जो अहंकार था, क्योंकि वो विद्वान था, वो क्रिश्चियनिटी में ऐसे अहंकार को पहला सबसे बड़ा पाप माना गया है। हिज ग्रेट रिफ्यूजल, और जैसे लूसीफर मना कर देता है, और उसके इस प्राइड और मना करने पर कैसे वो ऊपर से नीचे गिरता है, हिज टेरिबल फॉल, उसे उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। Stephen's repentant imagination is harrowed by the torments of the damned. This powerful discourse provides an ethical core for the book. तो उसके इमेजिनेशन में वो जो पश्चाताप कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि कितना सफर होता है इंसान। अगर वो एक पापी है तो कैसे नरक में उसके साथ कितनी सफरिंग होती है, कितना बुरा होता है। और उस डर से वो सोचता है इससे अच्छा है कि उस सफरिंग को से मैं गुजरूं, इससे अच्छा मैं पश्चाताप कर लूं। और ये जो एथिकल है, बात है, ये इस किताब का सबसे मुख्य संवाद है। टेम्पोरेरली देर इज कन्फेशन एंड एब्सोल्यूशन, और उसके बाद में वो कन्फेस करता है, अपने कबूल करता है अपने पापों का और माफी मांगता है। When Stephen sees eggs and sausages, ये प्रिंटिंग एरर है, ABD नहीं है, एंड है, AND, eggs and sausages laid out for the communion breakfast, life seems simple and beautiful after all. फिर जब वो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे खाना रखा हुआ है, एग्स है, सॉसेजेस है, तो एकदम से उसे लगता है जीवन कितना सरल है और सुंदर है। बाकी सब चीजें वो छोड़ देता है पीछे। ये सब होता है वो अपना जब कन्फेस कर लेता है, कबूल कर लेता है अपने गुनाहों का, अपने पश्चाताप करता है, पापों का कन्फेशन कर लेता है। For a time his restlessness is tranquilized by church and satisfied at school. कुछ वक्त के लिए उसका जो ये उधेड़ बुन थी उसके दिमाग में कि भाई मैंने पाप किया है, मेरा क्या होगा। और वो जब पश्चाताप करता है तो कुछ समय के लिए उसको शांति मिलती है इस चीज में कि भाई धर्म की तरफ अगर हम मुड़ेंगे तो शायद जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा तब होता है जब वो कन्फेस कर लेता है। तो कुछ वक्त के लिए चर्च, रिलीजन और स्कूल में उसका वक्त जो बीतता है उससे वो शांत रहता है। He contemplates a career of Jesuit priesthood. उस दौरान ही वो ये सोचता भी है, विचार भी करता है, क्यों ना मैं प्रीस्ट बन जाऊं। After a conference, after a conference with a member of the Jesuit order, he is fascinated and terrified by the awful assumption of powers which priesthood involves. तो जब उसके स्कूल का डायरेक्टर देखता है कि स्टीफन तो बड़ा धार्मिक हो गया है, काफी धार्मिक तरीके से जीवन भी जी रहा है, तो वो उसे सजेस्ट करता है स्टीफन को कि क्यों ना तुम एक प्रीस्ट बन जाओ, और उसे प्रीस्टहुड के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताता है कि इसमें कितनी पावर है, कितनी पावर है कि आप भगवान को रिप्रेजेंट करते हो। इतनी पावर तो किसी भी जीते जागते व्यक्ति में नहीं है, इतनी पावर किसी में नहीं है। तो ये सब सुन के स्टीफन काफी प्रभावित होता है, काफी इम्प्रेस हो जाता है। The fourth chapter recalls the grand turning point in Stephen's spiritual life. If the theme of the preceding chapter is sin and damnation, the theme of this chapter is salvation through vocation. जो चौथा चैप्टर है उसमें हम देखते हैं काफी एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मोड़ आया है जीवन में, किसके, स्टीफन के जीवन में, धार्मिक जीवन में। अगर इस तीसरे चैप्टर की थीम थी पाप और पाप का बुरा परिणाम, तो इस चौथे चैप्टर की थीम है कैसे हमें उस
जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो कैसे हमें उस बुरे जीवन से छुटकारा मिलता है, और कैसे ये छुटकारा इसको एक एक छुट्टी के दौरान मिलता है. Yet, such a theme is complex and linked to the former theme, since a sense of bogus salvation through a false call to the priesthood gives way to a genuine salvation through the authentic vocation of a wholly dedicated artist. लेकिन ये थीम कहते हैं काफी पेचीदा है और पिछले थीम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रीस्टहुड के लिए इसको जो डायरेक्टर बोलते हैं, ये खुद एहसास इसको होता है स्टीफन को कि शायद इसके जीवन में प्रीस्ट बनना नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें वो बात है ही नहीं, ये प्रीस्ट रह के खुश रह ही नहीं पाएगा, इसका जीवन बंध जाएगा. और वो इस प्रीस्ट बनने की बजाय ये अपने अंदर पाता है, ये डिस्कवर करता है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, और आर्टिस्ट बन के ही उसका जीवन समर्पित पूर्ण हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, और वो अपने जीवन को आर्टिस्ट बनने के लिए समर्पित कर देता है. और द चर्च वुड हैव मेंट ऑर्डर, बट इट वुड आल्सो हैव मेंट अ डिनायल ऑफ द लाइफ ऑफ द सेंसेस. और वो सोचता है कि ठीक है, चर्च में मैं अगर प्रीस्ट बन जाऊंगा तो शायद मेरे जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि मैं अपनी आजादी से नहीं जी पाऊंगा, मैं अपने सेंसेस के साथ नहीं जी पाऊंगा. A walk along the strand brings him his real vocation, an outburst of profane joy at the bird-like beauty of a girl, a realization of the fabulous artificer whose name, Daedalus, he bears, a consciousness of the power of words to confer an order and life of their own. तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ये लास्ट चैप्टर में जैसे इसके दिमाग में विचारों का एक एक गति सी आ गई है, और वो सोचता है, कभी बर्ड्स को देखता है, और वो चलते चलते समुद्र किनारे जब चल रहा होता है तो देखता है कि कैसे उसने देखा एक लड़की खड़ी थी, और वो समुद्र की तरफ देख रही थी, और वो लड़की की आकृति उसे एक पक्षी के जैसी लगी, और उसे पक्षी बहुत सुंदर लगा, और एकदम से फिर उसे कनेक्शन वो करता है, तो उसे याद आता है कि डेडलस, जिसके नाम पे मेरा नाम है, वो भी तो एक आर्टिस्ट ही था. और एकदम से उसे एहसास होता है कि उसका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए. Like the birds that circle between the sea and the sky, his soul soars in an ecstasy of flight, in a metaphor of sexual fulfillment and artistic creation, to live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. अभी आगे बताते हैं समुद्र और आकाश के बीच में जैसे ये पक्षी उड़ते हैं और सर्कल करते हैं, उसकी भी आत्मा एकदम ऐसे खुशी में, बहुत ज्यादा खुशी और उत्तेजना में उड़ रही है. और ये उसे एहसास इसलिए होता है क्योंकि ये वही फीलिंग है जो एक सेक्सुअल फुलफिलमेंट में उसे हुई थी, जैसे कि वो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसी तरह की फीलिंग इसको इस वक्त महसूस होती है. टू लिव, जीना चाहिए, टू एयर, गलती भी करना चाहिए, टू फॉल, गिरना भी चाहिए, टू ट्राइव, जीतना भी चाहिए, टू रिक्रिएट लाइफ आउट ऑफ लाइफ, और दोबारा से जीवन को जीवन से ही बनाना चाहिए. फिफ्थ चैप्टर जो है, इसमें स्टीफन, द फिफ्थ चैप्टर इज द डिस्कर्सिव chronicle of Stephen's rebellion. He moves among his fellow students, an aloof figure, unwilling to share their indignation at the first performance of the Countess Kathleen, or their confidence in a petition to ensure world peace. तो फिफ्थ चैप्टर में हम देखते हैं कि स्टीफन जो है वो विद्रोह कर देता है, और इसी के बारे में एक ये डिटेल है कि एक अलूफ फिगर, मतलब कि हर किसी से कटा हुआ, वो किसी अपने क्लासमेट से भी नहीं जुड़ा हुआ है, वो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि उसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, ये जो प्ले है द काउंटेस कैथलीन, इसका जो पहला परफॉर्मेंस है, इस पे इसके क्लासमेट्स काफी गुस्से में होते हैं, लेकिन स्टीफन को ऐसा कोई गुस्सा उसको नहीं आता है, या फिर
वर्ल्ड पीस के लिए एक पेटिशन साइन भी अगर कोई करवाना चाहता है तो वो भी ये करने से मना कर देता है. His own struggle comes when his mother requests him to do his Easter duty, wherein his diabolic pride of intellect asserts itself. Stephen will not, to please his mother, do false homage to the symbols of authority. I will not serve that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland, or my church. तो अगला उसका स्ट्रगल है जब उसकी मदर उसे कहती है कि ईस्टर ड्यूटी में वो थोड़ी सी पूजा कर ले, जो उनको चर्च पे जाके पूजा करनी होती है. लेकिन जो स्टीफन है, अब इसमें अहंकार आ गया है, जो लूसिफर का अहंकार था, प्राइड ऑफ इंटेलेक्ट आ गया है. और ये डायबॉलिक कह सकते हैं, एक शैतानी है, ये शैतानी भावना है. स्टीफन कह देता है कि सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए वो कोई भी वो चीज नहीं करेगा जिसमें वो नहीं मानता है, क्योंकि वो किसी और अथॉरिटी, किसी और के नीचे है. तो वो कहता है कि मैं वो की कोई भी चीज को अपनी सेवा नहीं दूंगा जिसमें मेरा विश्वास नहीं है, चाहे फिर वो मेरा घर हो, मेरा देश हो, या फिर मेरा धर्म हो. Emancipating himself from his petty Borghese family and from Ireland and Catholicism at the same time, Stephen stands ready to take his solitary way wherever the creative life engages him. तो अपने आप को आजाद कर देता है वो अपने परिवार से, अपने देश से और अपने धर्म से, तीनों चीजों से एक बार में. और स्टीफन अब तैयार है अकेला अकेले चलने के लिए उस राह पे जिस पे वो आर्टिस्ट बन सकता है. इन एग्जाइल, साइलेंस एंड कनिंग, he hopes to find substitutes for three forms of subjection, namely nationality, language and religion. तो अब ये आगे कहते हैं एग्जाइल. एग्जाइल मीन देश से देश निकाला. साइलेंस मीन्स मौन. कनिंग मीन्स चतुरता. तो कहता है ये तीनों तरीके से, देश निकालने से, चुप रहने से, मौन से और चतुराई से, मैं जो तीनों चीजें हैं जिसके मैं अधीन हूं, सब्जेक्शन है, जैसे कि देश, भाषा या धर्म, मैं इन तीनों से आजाद हो जाऊंगा. The multiple themes of the book are woven into a unity. The organization of the material emphasizes the indivisible meaning of a single authentic fate. तो अब हम देखते हैं कि बुक में इतनी सारी थीम्स थी अभी तक, लेकिन अब वो इस वक्त इस पॉइंट पे आकर सारी एक हो गई हैं और सारी चीजें इस तरह से कनेक्ट की गई हैं कि उन सब का एक ही मतलब निकल के आता है. Last pages of the book are fragments from Stephen's diary, duly recording his final interviews with teachers and friends, with his family and with her. तो जो लास्ट के पेजेस हैं इस बुक के, वो कुछ चीजें हैं जो स्टीफन की डायरी से नोट किए हुए हैं, जिसमें कि उसका इंटरव्यू है अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ और उसके साथ वो एक लड़की विद हर. Spring finds him setting down vague words for a vague emotion. His farewell to Dublin and to the sounds of the city, which will never stop echoing in his ears. On the eve of departure, he makes his final entry. जब स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु आती है, तो वो कहता है अपने देश को अलविदा कह देता है. डबलिन, जिस शहर में वो बड़ा हुआ है, उस शहर की आवाज को जो उसके कानों में हमेशा गूंजेगी, उसको वो अलविदा कह देता है. ऑन द ईव ऑफ डिपार्चर, जिस शाम को वो जा रहा है, वो अपनी डायरी में एक फाइनल एंट्री करता है, फाइनल चीज लिखता है. April 27. Old father, old artificer, stand me now ever in good stead. तो वो कहना चाहता है कि अप्रैल 27 वो दिन है जो डायरी की लास्ट एंट्री है कि मेरे साथ रहो. ओल्ड फादर, ओल्ड आर्टिफिसर. आर्टिफिसर ये डेडलेस जो आर्टिस्ट था उसको कह रहा है. स्टैंड मी नाउ मतलब मेरे साथ रहो और हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहो.
The mythical and priestly figure of Daedalus is known for more than one work of genius, for a pair of wings as well as labyrinth. तो ये जो डेडलस था, मैंने इसके बारे में अपने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया है, एपिग्राफ बताया है, पहला ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि इसके बारे में डिटेल में बताया गया। एक मिथिकल फिगर है ग्रीक माइथोलॉजी से, और कैसे ये एक बहुत बढ़िया कलाकार था जिसे जीनियस कहा जाता है, बहुत ही बेहतरीन। उसने पंख भी बनाए बहुत बढ़िया, और एक लैबिरिंथ बनाया, भूल भुलैया बनाया। Stephen invokes his namesake under both aspects, the hawk-like man and the fabulous artificer. मतलब स्टीफन जो है, स्टीफन का भी सरनेम डेडलस है, जो कि उसके इस ग्रीक आर्टिस्ट डेडलस के साथ ही मिलता जुलता है, और दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों के नाम सेम है, और दोनों की पर्सनालिटी में भी ये जो कलाकार वाला फीचर है वो सेम आ जाता है। यही sometimes it is the cunning of the craftsman, the smithy of the artist that is symbolized. At other times, soaring, falling, flying by the nets of Ireland, it is life itself. Yet these images of aspiration can also be associated with Icarus, the son of Daedalus. लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हालांकि उसने डेडलस को रेफर किया है, उसका खुद के सरनेम डेडलस है और उससे वो कंपेयर कर रहा है, पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेडलस का बेटा था इकारस, उसको भी रेफरेंस हो सकता है कि कैसे हम ऊपर उठते हैं फिर गिरते हैं, और फिर हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और ये उठना उठना और गिरने का कर्म चलता रहता है। That ill-fated and rebellious spirit who borrowed his father's wings and flew too near the sun is an equally prophetic symbol. तो यहाँ पर ये भी एक मतलब हो सकता है कि डेडलस का जो बेटा था, हालांकि डेडलस तो उड़ के सेफली पहुंच गए, लेकिन उसका जो बेटा था इकारस, उसने अपने फादर की बात नहीं मानी, और उसने भी एक विद्रोही के रूप में ही वो सूरज के बहुत करीब उड़ गया था, और वहां पे जब उसके विंग्स जिस चीज से चिपके हुए थे, वैक्स जो था वो मेल्ट हो गया था, पिघल गया था, उसके विंग्स उसके शरीर से अलग हो गए थे, और वो ऊंचाई से गिरकर नीचे मर गया था। तो ये भी एक तरह का सिंबल हो सकता है डेडलस के लिए, कि क्या पता जो वो अपने देश को छोड़ के और सारे बंधनों को तोड़ के जा रहा है, देश का, परिवार का, धर्म का, हो सकता है वो भी उस इकारस के तरह गिरकर मर जाए। ये दोनों ही मीनिंग इसमें लागू होते हैं। And with that we come to an end to our critical analysis of a portrait of the artist as a young man. In case you have any question, you can put it in the comment box and I will get back um, whenever time permits. I hope you enjoyed this video, and I hope to see you in my next video, which would be on the important question and answers on this novel, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce.